तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में चुनावी जो मुहिम है लगातार जारी है और छठे और जो सेकंड लास्ट फेज है आज का, यानी आज के बाद सिर्फ एक फेज का और चुनाव बाकी रह जाता है। तो छठे फेज की लिए वोटिंग जारी है, लेकिन जो वोटिंग फीसद है उससे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो वोटर है उनमें थोड़ी मायूसी है कहीं ना कहीं, और इसका असर फीसद पर साफ तौर से देखा जा रहा है। इसी बीच एक बात आपको अब ये बता दें कि आज भी रैली का सिलसिला जारी है, रैलियों का। अखिलेश यादव भी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वजीर आजम की भी रैली हो रही है, और भी दूसरे जो लीडर हैं दोनों पार्टियों के या तीनों पार्टियों के, चारों पार्टियों के, सब अपने अपने तौर पर आखिरी मरहले के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और वजीर आजम ने एक बार फिर से हिज़्ब मुखालिफ जो जमात है, जाहिर है उसका नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा है कि परिवारवादी पार्टीज जो है इनके खिलाफ लोगों को खड़ा होना होगा, और इनका जो रिश्ता है, जो अलायंस है, वो माफिया से है, जबकि बीजेपी का जो इत्तेहाद है वो उत्तर प्रदेश के लोगों से है। मैं एक बार फिर से इस बारे में जरा कमेंट लेना चाहूंगा। जबकि वहीं अखिलेश यादव के स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि हमें पूर्वांचल के लोगों पर पूरा यकीन है कि वो बीजेपी को पूर्वांचल से साफ कर देंगे, और ये हमारा वादा है कि जब हम सरकार बनाएंगे तो पूर्वांचल के विकास के लिए काम करेंगे। ये दो बातें हैं जो खासतौर से समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश और मोदी जी ने कही है। फरमान नकवी साहब, मैं इस पर आपके पास आना चाहूंगा कि ये अक्सर बीजेपी के तमाम छोटे से बड़े लीडर, छोटे तो कम चूंकि उनका कहीं ना कहीं उसमें लिंक रहता है, बट बड़े लीडर जो है वो ये बात कहते रहते हैं कि परिवारवाद, और फिर से एक बार वज़ीर आज़म ने कहा कि परिवारवादी ये पार्टियां हैं, उनका जो है वो अलायंस वो माफिया से है, वगैरह वगैरह। अखिलेश यादव अपनी तौर पे अलग बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा वाकई एक अहम ये मतलब एक नुक्ता है जिसके जो बीजेपी लगातार इसके इर्द गिर्द तशहीर करती है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, असेंबली का या फिर वो मरकज का? परिवारवाद कह देना बहुत आसान है। परिवार को या फैमिली को एकजुट रखना, फैमिली के साथ अपने आप को जोड़े रखना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये वो काम जो काम नहीं कर सकता वो शख्स ही ये बात कह सकता है कि लोग परिवारवादी। आज जो भी बात हो रही है, मान लीजिए कांग्रेस का ले लीजिए मिसाल। मैंने कांग्रेस का मैं सपोर्टर नहीं हूं, ना भाजपा के अगेंस्ट हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हैसियत से मान लीजिए कांग्रेस के आप मिसाल ले, कहते हैं कि साहब परिवारवाद इनके यहाँ बहुत ज्यादा है। जिस फैमिली ने दो अपने बड़े फैमिली के हेड्स को जी टेररिज्म के तहत गंवाया हो, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, आप उसको ये कहेंगे वो परिवारवादी है? और आप खुद किस तरह से अपने परिवार को छोड़ करके कहाँ बाहर पड़े हुए हैं, क्या है, किस तरह से, क्या जो भी आपकी जिंदगी है, उससे मुआवजा ये होना चाहिए कि एक आदमी कंट्री के तई पूरी तरह से ईमानदार है कि नहीं, उसकी ईमानदारी मुल्क के साथ है कि नहीं। हम अपने परिवार, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को पालेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमें उनको पालने की, उनको तालीम दिलाने की, उनको अच्छा पढ़ाने की, उनको अच्छी नौकरी दिलवाने की हमारी जिम्मेदारी। ये अगर जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं तो ये परिवारवाद हो गया। और ये कोई बुरी चीज है क्या? परिवारवादी होना कोई बुरी चीज है क्या? भाई जिस आदमी के पास परिवार नहीं है वो ये बात कहे तो समझ में आती है, इनकी बात इसी वजह से ये कह रहे हैं। अदरवाइज इनकी पूरी पार्टी जिस तरफ से भी उठा के देखिए, ऊपर नीचे, ये इन दो आदमियों को छोड़ करके बाकी, अमित शाह साहब के लड़के को क्या वो इस काबिल थे कि वो बीसीसीआई के चेयरमैन हो जाते, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल के? क्या वो इतने पढ़े लिखे थे या इतने बड़े क्रिकेटर थे? सुनील गावस्कर के होते, अरे राहुल द्रविड़ के होते, सौरव गांगुली के होते, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के होते, एक आम आदमी जो 10th पास भी नहीं है या 10th पास है वो बीसीसीआई का चेयरमैन हो रहा है। इसके ऊपर ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? कहां से आया? उनको क्या हैसियत है कि वो बीसीसीआई के चेयरमैन बने बैठे हुए? सिर्फ इस वजह से कि वो अमित शाह के लड़के हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ जो सबसे उनका करीबी मिनिस्टर है उसके बेटे हैं, इसलिए वो बीसीसीआई के चेयरमैन है। अदरवाइज उनकी कोई हैसियत नहीं। तो परिवारवाद तो आपके यहाँ भी उतना ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। उन परिवारों ने तो अपने खानदान के लोगों को खोया है, आपने तो सिर्फ अपने खानदान के लोगों को बनाया है। इसलिए ये इल्जाम जो लगाता है वो बिल्कुल गलत है। किसी उसमें कोई इसकी कोई हैसियत नहीं है, कुछ नहीं है।
मुलायम सिंह के खानदान के ऊपर आप करेंगे इल्जाम, मायावती के ऊपर आप करेंगे। अरे भाई वो हैं तो वो अपने फैमिली, अपने भाई, अपने बेटे, अपने जो रिलेटिव्स हैं जी। उनको अगर उनके वेलबींग की फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? घर का बुजुर्ग अगर अपने बच्चों की फिक्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करने जाएगा? किससे? या वो सड़क पे खड़े होकर के भीख मांगे? तभी वो परिवारवादी नहीं होंगे। ये क्या चाहते हैं? ये जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने भूखा मारा और उसके बाद उनको भीख मांगने की आदत दिलाई कि 500 रुपए का एक थैला हम हर दिन तुम्हें हर 15 दिन पे देते रहेंगे। ये उस तरह से भुखमरी और भीख मांगने की लोगों के अंदर वो पैदा करना चाहते हैं क्या? ये एक अजब सिचुएशन है। इसमें लेकिन मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहता हूं कि क्या ये जो सिक्का है ये खोटा नहीं है? ये परिवारवाद वाले मुद्दे का सिक्का, अगर सिक्का खोटा होता तो उसको बार बार चलाया नहीं जाता। ये तो हम देखते चले आ रहे हैं कि हर चुनाव में ये बात सामने आ रही है। तो क्या इसका मतलब है कि इस पार्टी को इसका फायदा हो रहा है? इस बात को उछालने से फायदा हुआ है, इसका फायदा हुआ है, ऐसा नहीं है। और ये चूंकि फायदा हुआ है इसीलिए ये सिक्का चलाया जा रहा है। लेकिन इस पार्टी को जो फायदा हुआ है, ये जो सिक्का चलाया जा रहा है, उसका एक जो दूसरा पहलू है। हर सिक्का, जब सिक्का चलाया जा रहा है तो सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखा जाएगा कि जिसके लिए, जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसने कुर्बानी दिया है कि नहीं दिया, उसको, उस परिवार को अपनी जिंदगी चलाने का, अपनी लाइफ को गुजारने का हक है कि नहीं है? नहीं। ऐसा क्या वो हो गया, ऐसा क्या किसी ने कर दिया है कि उस परिवार के आप बिल्कुल एकदम ऐसा करना चाह रहे हैं जैसे जस्ट लाइक ए क्रिमिनल आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो ये है। चलिए मैं इस पे रिएक्शन लेता हूं मोहम्मद अमीन साहब का भी। अमीन साहब, ये वजीर आजम ने फिर से एक वर्ड यूज किया है कि ये परिवारवादी लोग, तो इसका मतलब ये है कि एक कोशिश है निशाना साधने की अपोजिशन पार्टी पर और पार्टियों पर, बल्कि हम कह लें। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये मुद्दा कब तक ये सियासत पे और खासतौर से चुनावी सियासत में उछाला जाता रहेगा? क्या इसका सिर्फ एक ही पहलू है या दूसरा पहलू भी है? अमीन साहब। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का कहना बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस थी तो कांग्रेस भी रही इतने सालों तक, उसके बाद उसमें परिवारवाद का ही था। किसी को भी इजाजत नहीं थी कोई दूसरा आदमी उनका कोई अध्यक्ष बन पाता या पार्टी का कोई सरबराह बन पाता प्रॉपर तरीके से। वो हमेशा ज्यादातर इफ्तिखार में रही और हमेशा पावर में रही और अपने ही लोगों को रखा उन्होंने। इसी तरह यूपी में आप देख लीजिए, उन्होंने मुलायम सिंह रहे या फिर उनके जो है बेटे रहे, उन्होंने अपने चचा तक को नहीं आने दिया, शिवपाल को। ये परिवारवाद वाली बात है कि बाप रहा या फिर बेटा रहा। इसी तरह आप देख लीजिए चौधरी अजीत सिंह क्या वेस्ट यूपी में, तो वो भी चौधरी अजीत सिंह थे, उनके फादर थे चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद अजीत सिंह, उसके बाद अब ये जयंत आ गए। तो उनका कहना बिल्कुल गलत नहीं है और बिल्कुल क्लियर कट है ये, और आया है पब्लिकली, सब पब्लिक जानती है कि ये लोग सिर्फ परिवारवाद को। आज बताइए, किसानों की अगर बात करते हैं वेस्टर्न, लेकिन मेरा अमीन साहब, मेरा सवाल यहाँ पर ये, आपने आरएलडी के बारे में कहा, तो जब आरएलडी या परिवारवाद इतना बुरा ही है तो फिर आरएलडी से अलायंस क्यों कर लेती है बीजेपी? शिवसेना से अलायंस क्यों कर लेती है बीजेपी? पीडीपी से अलायंस क्यों कर लेती है बीजेपी? एलजेपी से अलायंस क्यों कर लेती है बीजेपी? नहीं, बीजेपी ने क्या कहां किया अलायंस? कैसे नहीं किया? एलजेपी से अलायंस पहले नहीं किया था। और क्या शिवसेना से बीजेपी ने अलायंस नहीं किया था? क्या पीडीपी से अलायंस नहीं किया था? क्या वो मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती नहीं थी? नहीं, महबूबा मुफ्ती वाला तो सवाल तो दूसरा था ना। वहां पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ और कश्मीर में बहुत बड़ा फर्क है। कश्मीर में देखिए 370 का मामला था, कश्मीर में सब मामला कोई भी हो, आप जब परिवारवाद को गलत मानते हैं, जो अभी जवाब अभी फरमान अहमद साहब नकवी साहब ने कहा है कि भाई बीसीसीआई का जो अभी चेयरमैन है उसकी क्या सलाहियत है और किस बुनियाद पर वो बीसीसीआई का चेयरमैन बन चुका है बड़े बड़े क्रिकेटर के रहते हुए, वो कौन सा वाद है? नहीं, वो तो उनका इलेक्शन है बीसीसीआई का, उसमें गांगुली भी है, इलेक्शन है, उनका तो अलग होता है। गुजरात। चलिए फरमान साहब, आप सीधे इनके बात का आप जवाब दीजिए और आप भी अमीन साहब बताइए कि कहां से ये बुरा नहीं है और किस तरह से वो सिंधिया परिवार वो कैसे आपके साथ आ जाता है, कैसे वो चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं, और कितने आपके ऐसे बीजेपी के मिनिस्टर नहीं है जिनके बेटे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं अभी इस बार भी?
नहीं, और ये अगर उनका कहना, ये प्राइम मिनिस्टर का अगर कहना देखिए, जो चुनाव बात से आप कह जैसे रहे हमारे हैं या कहलवाना अमीन चाह रहे साहब हैं ने वो बात अभी तो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट अगर कोई भी यहाँ बन सकता है। इससे पहले देखिए यहाँ पे नड्डा साहब हैं, उससे पहले दूसरे लोग रहे, ऐसा क्या है? तो इस वजह से वेंकैया नायडू रहे, सभी रहे, तो ये परिवारवाद वाली बात है। यहाँ पे तो क्या है, वैसे यहाँ पर कांग्रेस सवाल के भी है, सदर कई पार्टी रह के चुके हैं। प्रेसिडेंट का अपनी पार्टी को उन्होंने मुट्ठी में रखा हुआ है। बात कांग्रेस ये है के यहाँ भी पर। सदर कई जैसे रह आप चुके बंगाल को हैं, देख और लीजिए, मेरा सिर्फ एक सवाल का बंगाल को जवाब देख दे लीजिए, दीजिए बंगाल में ही कि परिवारवाद है। बीजेपी को उस वक्त परिवारवाद क्यों बुरा नहीं लगता जब शिवसेना के साथ अलायंस करके सरकार बनानी होती है? नहीं, कहाँ शिवसेना के साथ बनाया? आपकी बात तो बनी नहीं है। अभी सिर्फ बात ऐसा अभी नहीं की है। सिर्फ नहीं हो रही है, बात माजी की भी हो रही है। नहीं, जैसे आप वो माजी बहुत से एक गिना छोटी रहे हैं। पार्टी है। देखिए, वो नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है, वो एक रीजनल लेवल की पार्टी थी। उसमें ज्यादा पावर जो थी बीजेपी के पास थी। तो समाजवादी ऐसा नहीं नेशनल है। पार्टी है। कौन सी? शिवसेना? नहीं, समाजवादी शिवसेना तो नेशनल नेशनल पार्टी है। नहीं है। समाजवादी भी रीजनल पार्टी है। तो मतलब आप अपनी जो सहूलत के registration हिसाब से इलेक्शन उसे कमीशन फिट करते ने, वो जाएंगे। registration- फरमान साहब, मेरा कहना ज्यादा नेशनल सही नहीं पार्टी रहेगा, है, आप इनको कांग्रेस जवाब पार्टी है। दीजिए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना पार्टी चूंकि रीजनल पार्टी है इसलिए उसका परिवारवाद बुरा नहीं, उसके साथ अलायंस किया जा सकता है। नहीं, बहुत छोटी पार्टी है, उसको क्या गिनाए हम लोग। लेकिन जहां तक सवाल है नेशनल पार्टी, इसका वो जो प्राइम मिनिस्टर का कहना है वो नेशनल पार्टी चोरी छोटी हो या बड़ी, वो चोरी ही कहलाती है। या बीजेपी, उसे कंपेयर अगर करते कोई हैं। बुराई है, अपनी बीजेपी से अगर वो कोई कंपेयर बुराई करते हैं। है, अगर कोई चीज बुरी है तो वो छोटी हो या बड़ी, चोरी 1 रुपए की हाँ। हो तब भी चोरी, और चोरी 1 करोड़ रुपए की हो तब भी चोरी। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि यहाँ 70 साल राज किसने किया? 70 साल लगातार राज किया तो वो किया कांग्रेस ने। कांग्रेस में परिवारवाद था। तो क्या 70 सालों में उस फैमिली से अलग कोई सदर नहीं बना? बीजेपी में कहा परिवारवाद? मुझे तो नहीं दिखता बीजेपी में परिवारवाद। आप देख लीजिए, कहा है परिवारवाद? चलिए फरमान साहब, आपके पास जवाब है, तो देखो। प्राइम मिनिस्टर कोई बेटा है, बहन है, भाई है, कोई नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर एक प्रधान सेवक हैं देश के, और वो सेवा कर रहे हैं देश की। चलिए, आपके सवाल का जवाब फरमान अहमद नकवी साहब से लेते हैं। और अध्यक्ष जी बराबर चेंज हो रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के नहीं चेंज हो रहे हैं। और उन्होंने अभी तक बनाया भी नहीं अपना अध्यक्ष। आप देख लीजिए, राहुल के हटने के बाद कोई नहीं बना अध्यक्ष। फरमान साहब, इसीलिए वहां के सीनियर लीडर जो है कांग्रेस के, वो नाराज हैं। जी जवाब लेते हैं। फरमान साहब जवाब दीजिए। जी, या मुलायम सिंह को देख लीजिए, परिवारवाद यहाँ पे है कि सीएम उन्हीं का बेटा बनेगा, पीएम उन्हीं का बेटा बनेगा। जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? लगता है भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ पे आए। अरे भाई, पॉलिटिकल एक बात हो रही है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, जो बात फैक्ट है वो बोला हूं मैंने। मुलायम सिंह नहीं अपने बेटे को पहले बनाया था, और अभी भी वो प्रपोज किया हुआ है। बात यहाँ पे ये है कंपेयर करने का। राहुल गांधी ने अभी तक बने प्रेसिडेंट, उसके अलावा देखिए कि मिसेस गांधी थी, उसके बाद उन्होंने तो नहीं बनाया किसी को। भाई किसी और को बना देते। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स नाराज बैठे हुए हैं, जिनको G20 बोलते हैं, ग्रुप 20 को। आपका है कौन नहीं उनमें सीनियर में? ये तरीका आपका है बात परिवारवाद। हम बीजेपी से अमीन साहब वाली बात नहीं है। दूसरा व्यू भी ले लेते हैं। बोलने फरमान क्या साहब कुछ अपनी बात रख रहे हैं, उनको सुनते हैं जरा प्लीज। जी फरमान साहब। हाँ, मेरा ये कहना था कि देखिए, परिवारवाद की जहां तक बात है, हमारे अमीन साहब ने बहुत ठंडे दिमाग से सोचे बगैर ये जवाब दे दिया कि वो छोटी पार्टी है और पीडीपी को कोई हैसियत नहीं है, फलां की कोई हैसियत नहीं। इन सब से अलायंस किया, पीडीपी के साथ मिल करके कश्मीर में गवर्नमेंट बनाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया, ये सब हुआ। आज पीडीपी जो है एंटी नेशनल पार्टी हो गई। शिवसेना के साथ बरसों मिल करके महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाते रहे यही बीजेपी। आज शिवसेना जो है वो फैमिली हो गई, फैमिली परिवारवादी पार्टी हो गई। उसी तरह से मुलायम सिंह के साथ ये चाहते हैं कि अलायंस हो, जबकि वो हाथ में नहीं आए, वो अलग बात है। लेकिन ये कहना इस चुके कांग्रेस, अच्छा, इसका जवाब अभी तक अमीन साहब की तरफ से नहीं आया या किसी की तरफ से नहीं आया कि जिस फैमिली ने 2 अपने बड़े बुजुर्गों को टेररिज्म के तहत खोया, उसका क्या जवाब है आपके पास? क्या कुर्बानी इस तरह की किसी ने दी है? ये जो आज बीसीसीआई के चेयरमैन बने बैठे हुए, इनके यहाँ क्या कुर्बानी दी गई इनको? सिर्फ यह कि गुजरात में इलेक्शन कराया, राइट्स कराए, उसके बाद वहां आकर के चूंकि आप इलेक्शन जीत करके यहाँ आ गए, तो यहाँ अच्छा, अब जो परिवारवादी गुजरात कंट्रोल बोर्ड में भाई मेंबर थे, वो वहां से जीत के आए, उसके बाद यहाँ प्रेसिडेंट बने। पूरा आपको मौका दिया, आप जरा सा प्लीज थोड़ा सा रहम करें कि ऑडियंस का भी और इनके चैनल के ऊपर भी, कि इनके पास भी टाइम लिमिटेड होता है। देखिए, आरएलडी की जहां तक बात है, आरएलडी के जो भी लोग रहे, चरण सिंह रहे हो, चाहे अजीत सिंह रहे हो, चाहे आज
जयंत हो, इन जयंत चौधरी सबको जी। उस एरिया के लोग वोट देते हैं। वोट दे करके इनको पॉलिटिकल एरेना में इनको खड़ा किया हुआ है। तो अगर परिवारवाद को ये लोग समझते हैं कि ये लोग इस लायक हैं, इसीलिए इनको वोट देते हैं। इनको परिवारवाद की वजह से नहीं वोट दिया जाता, उस फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से वोट दिया जाता है। इस वजह से नहीं दिया जाता कि ये लोग परिवार के हैं, हम उनके गुलाम हैं इसलिए हम इनको वोट दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में कोई किसी का गुलाम नहीं होता। डेमोक्रेसी में लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशन देखे जाते हैं। बीजेपी को वोट मिलता है तो अगर उनको जो वोटर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन उनके समझते हैं कि साहब इन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ये इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस ग्राउंड पे हम इनको वोट दे रहे हैं। आज जो पोजीशन है, ये जो बार बार परिवारवाद की बात उठाई जा रही है, ये सिर्फ इसीलिए उठाई जा रही है कि चूंकि इस अखिलेश की वजह से बहुत चैलेंज है इनको, अखिलेश के से भरपूर चैलेंज इनको मिल रहा है और इनको लग रहा है कि हमारी कुर्सी डावाडोल हो रही है, इसलिए आज उस रूट के अंदर, जड़ के अंदर हमला किया जा रहा है कि साहब परिवारी है, परिवारवाद है, ये है, वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये परिवारवादी लोग हैं ऐसा वजीर आजम ने एक जगह कहा, इसलिए हमने सोचा इससे जरा बात कर ली जाए कि आखिर इस सिक्के को कब तक भुनाया जाता रहेगा। दूसरी बात ये करना चाह रहा था कि अंबेडकर नगर में 52.40, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं पोलिंग परसेंट हुआ है, मैं इस पे आ रहा हूं, थोड़ा टॉपिक बदल रहे हैं हम लोग, तो वो हुआ है कुशीनगर में 48%। तो क्या ये माना जाए कि कुशीनगर में जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे, जैसा कि उन्होंने बताया और संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया था उनके कैरावान पे जो वो जा रहा था रोड शो के लिए, क्या उसके वजह कर एक मतलब वोटर्स में थोड़ा उबाल आ गया है क्या, जो ये फीसद ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है? मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं। फरमान साहब, फिर अमीन साहब के पास भी आएंगे। देखिए, अब वो रीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है, चूंकि ये उनकी बेटी ने भी, कल मैंने सुना कहीं टीवी के ऊपर आ रहा था कि उनकी बेटी ने भी कहा कि अब तो मौर्य जी ही के ऊपर सब कुछ होगा, जबकि वो भाजपा की एमपी हैं और उनको इस तरह की बात अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर के ये बात वो कह रही हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा हादसा वहां पे कुछ हुआ है और इन लोग बिल्कुल एकदम परटर्ब होकर के इन्होंने इस तरह की बात कही है। और अगर ऐसी बात कहा जा रहा है तो हो सकता है उसकी वजह से मोटिवेशन हुआ हो और लोग निकल करके आकर के वोट डाल रहे हैं हमदर्दी में। एक होता है हमारे यहाँ हिंदुस्तानी कल्चर है कि भाई जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो उस फैमिली के तई हमदर्दी लोगों को होती है, तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो। लेकिन अम्बेडकर नगर और कुशीनगर का दो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अम्बेडकर नगर के कुछ दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। उसमें एक रीजन वो भी हो सकता है कि चूंकि वो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है और हो सकता है कि वहां पे ये जो राशन फ्री राशन बांटा गया और जो 3 महीने से लगातार 4 महीने से चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का राशन फ्री बांट दिया गया, तो उसका भी वो फ्री राशन पाने वालों लेकिन का अम्बेडकर नगर में ये सवाल भी फिर पड़ा होगा कि जब हमेशा ये देखा जा रहा है कि बीएसपी अपना वोटर जो है या वोट जो उसकी कम्युनिटी उसको वो इंटैक्ट रखती है, तो ये क्या कैसे माना जाए कि ये वोट अगर ज्यादा पड़ा है तो बीजेपी के लिए गया है या बीएसपी के लिए गया है या फिर किसी और के लिए गया है? मैं ये नहीं कह रहा कि वो बीजेपी को दिए या बीएसपी को दिए। वो टर्नआउट जो है वो, मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि बीजेपी को वोट जो है ट्रांसफर हो जाता है, तो हो सकता है ये ट्रांसफर वोट हो जो ओवरवेलमिंगली जा रहा हो किसी पार्टी को। हम ये नहीं कह रहे कि कौन पार्टी किसने किसको ट्रांसफर किया, लेकिन ट्रांसफरेबल वोट्स हैं। कुछ पार्टिकुलर कम्युनिटीज हैं जो बिल्कुल एकदम अपने लीडर के कहने के ऊपर आंख बंद करके जो भी निशान वो बता देते हैं वहां वो वोट डाल देते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस बार यानी 2017 के मुकाबले 2022 के इंतखाबात का पैटर्न थोड़ा अलग है? अलग इसलिए नजर आ रहा है, एक तो वजह साफ तौर से दिख रही है कि हर बार वोटिंग फीसद 1, 1.5, 2% वो कम नजर आ रहा है। दूसरा ये कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो जिस तरह से छोटी छोटी पार्टियों को लेकर अपना समाज में अपना एक गोलबंदी करती हैं, उसमें भी इस बार चेंज आया है। कुछ उधर थे तो इस बार इधर आ गए हैं। तो क्या ये जो चेंज है वो जमीन पर किस तरह का असर डाल सकता है? अमीन साहब, देखिए, पब्लिक जो है सब जानती है और पब्लिक बड़ी होशियार है। इसको ये समझ लीजिए कि आज गांव-गांव में जो पहुंच गया है, टेलीफोन है या गूगल है, हर चीज आदमी देख रहा है। आपका टेलीविजन जो है न्यूज 18 कहाँ नहीं देखा जा रहा, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। गूगल में जाता है, हर आदमी देखता है और हर आदमी देखना पसंद करता है। इसी तरह जो हमारे देश की और प्रदेश की जनता है वो जान रही है कहाँ पर क्या हिसाब किताब है। आप देखिए वेरिएशन कितना मिला आपको वोट का।
जहां तक देख रहे हैं आपको, देखिए पब्लिक जानती है कि हमारे लिए क्या किया गया, और जो हमारे लिए किया गया तो हमें वोट देना है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हम अपोजिशन के, हम न जाए वोट डालने, बहुत सी दिमाग में लोगों के चलता रहता है, और फिर पोलिंग बूथ तक जाते जाते दिमाग फिर भी बदल जाता है। इलेक्शन का ट्रेंड जो है रातों रात बदलता है, आपने देखा होगा, रातों रात परसेंटेज बदल जाती है, और किस वक्त जाके किस पार्टी को वोट डालना है ये आदमी के दिमाग में चलता रहता है। जब वोट डाल के निकलता है तब उसको थोड़ा सुकून मिलता है। आप देखेंगे इस बात को कि गवर्नमेंट ने अपना पूरा जोर लगा दिया, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी गए, होम मिनिस्टर भी गए, उनके गए, और यहाँ से भी जो दूसरी पार्टी के हैं जैसे अखिलेश वगैरह, ये भी अपना जोर लगाए, उधर जयंत ने लगाया। सवाल इस बात का भी देखना है कि जनता ने क्या सोचा है और क्या इरादा किया है। देखिए हम इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते कि किसी वजह से हुआ है। पब्लिक अच्छी तरह जानती है कि हमें किसको वोट देना है, ये वो डिसाइड कर चुकी है। साइलेंट वोटर भी है जो खामोश रहता है, बताता भी नहीं है और वोट डाल आता है। अब ये तो बात देखिए बक्सा खुलने के बाद ही पता चल पाएगा, जब हमारी ईवीएम मशीनें खुलेंगी, काउंटिंग होगी, उसी दिन हम बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे, और आप लोग हम लोग बैठेंगे तब सोचेंगे कि भाई कहां से क्या नजरिया रहा लोगों का वोट देने का और किस तरह से लोगों ने वोट दिया है। एक सवाल आप सिर्फ चाहे तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं कि 349 सीटों पर आज की वोटिंग के साथ ही वोटिंग मुकम्मल मान लिया जाए, तकरीबन 349 सीटें, क्या आपको लगता है अमीन साहब कि 349 सीटों में ही मैजिक फिगर तक मामला पहुंच चुका है, चाहे वो जिस पार्टी या जमात या इत्तेहाद के लिए हो? फिक्र रही है कि आज डिसाइड हो चुका है, ये छठा जो फिर है इसने गवर्नमेंट को डिसाइड कर दिया है कि किसके लोग बढ़ेंगे, किसकी गवर्नमेंट बनेगी। आपने कहना अभी टू अर्ली, 10 मार्च से पहले कहना। चलिए फरमाने मंत्री साहब, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या तजुर्बात की बुनियाद पे ऐसा लग रहा है, मुशाहिदात ये बता रहे हैं कि 349 सीट पे वोटिंग के साथ ही मैजिक फिगर तक जो भी जमात या इत्तेहाद कामयाबी हासिल करने वाली है वो पहुंच चुकी है? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता है कि अभी पूरा, जब तक के पूरा इलेक्शन नहीं होगा मैजिक फिगर तक कोई भी पार्टी, इसलिए कि अब की बार जो फिगर होगी जी तो उसमें गैप बहुत कम होगा। जो भी सरकार बनाएगी, जो भी पार्टी, उसको भी बहुत कम सीट्स मिली, मतलब सीट्स ऐसी मिली होंगी कि बिल्कुल मार्जिन के ऊपर होगा। मतलब तो इसलिए अभी जमात या इत्तेहाद में और अपोजिशन में फासला बहुत कम का होगा, बहुत कम का होगा। चलिए, और ऐसी बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का अपना खास वक्त देने के लिए, न्यूज़ उर्दू के नाज़रीन के लिए। और इंतखाबी जंग का ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अब ये सिर्फ मुशाहिदात की बुनियाद पर, तजुर्बात की बुनियाद पर, अंदाजे के बुनियाद पर कोई बात कही जा सकती है, हतमी तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती। ये ज़रूर है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हर मरहले में तकरीबन वोटिंग फीसद गिरता नजर आया है। ये क्या बता रहा है? और साथ ही साथ ये एक मरहला और बाकी है, क्या लड़ाई आखिरी मरहले की आखिरी सीट तक जाएगी? इसका भी इस सवाल का जवाब भी हमें शायद 10 मार्च को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।